अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स। तो हमारे पास एक इंडेक्स नंबर जो होता है वो हमारे पास जनरली क्लासिफाइड किया जाता है इनटू सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। यानी कि देखिए हमारे पास पहले क्या है, इंडेक्स नंबर है, उसे हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया है सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर के अंदर। तो हमारे पास जो एक सिंपल इंडेक्स नंबर है वो हमारे पास क्या होता है, व्हेन इट इज़ कंप्यूटेड फॉर अ सिंगल वेरिएबल। यानी कि हमारे पास जब हमारे पास एक इंडेक्स है वो हमारे पास कंप्यूट किया जा रहा है एक सिंगल वेरिएबल के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिंपल इंडेक्स नंबर। यानी कि अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो हमारे पास इंडेक्स नंबर ऑफ एनरोलमेंट इन कॉलेज, यानी कि कॉलेज के अंदर स्टूडेंट का एनरोलमेंट। अब देखें सिर्फ एक वेरिएबल के साथ हम डील कर सकते हैं, डील कर रहे हैं। हमारे पास हम कह दें कि इंडेक्स नंबर ऑफ गोल्ड प्राइसेस, तब भी हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल के साथ कर रहे हैं। या मैं कह दूँ कि इंडेक्स नंबर ऑफ वेजेस, ये भी हमारे पास एक ही वेरिएबल है। या हमारे पास वीट की वैल्यू दे दी जाए 5 6 या 7 ईयर्स के लिए, तब हमने इंडेक्स निकालना हो, राइस की दे दी जाए। तो इस तरह हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या इंडेक्स नंबर है। यानी कि हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल के साथ हम डील कर रहे होंगे। यानी कि आप देखें, अब हमारे पास इसे अब कंप्यूट करना जो होता है वो काफ़ी इजी होता है सिंपल इंडेक्स नंबर को। इसमें अब हम इसे कंप्यूट कैसे करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होती है फॉर ईच पीरियड। यानी कि अगर देखें, मैं हमारे पास यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी, तो यहाँ पर मेरे पास कितने तकरीबन 6 से 7 ईयर्स हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू ऑफ द ईच पीरियड, अब ये भी एक पीरियड है, ये भी यानी कि टाइम के लिहाज से जो डाटा दिए गए ये सारे पीरियड्स हैं। तो वैल्यू ऑफ द ईच पीरियड इज़ डिवाइडेड बाय द वैल्यू इन द बेस पीरियड। यानी कि मैंने अगर मैं कहूँ ना कि क्वेश्चन के अंदर मुझे दे दिया जाए, अगर मैंने 1948 को बेस रखना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, ये मेरे पास वैल्यू है। तो पहली तो मेरे पास 100 आ जाएगी। अब दूसरी 100 क्यों आई, मैंने क्या कहा था कि वैल्यू ऑफ द ईच पीरियड, इस पीरियड की वैल्यू को हमने बेस पीरियड की वैल्यू के ऊपर डिवाइड करवाना है। तो अब देखें, और फिर आपने इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करवाना है 100 के साथ, तो ये आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। अब मैं देखें वैल्यू ऑफ द ईच पीरियड, दोबारा वही चीज़ देखें। अब 5.87 डिवाइडेड बाई 5.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस पीरियड है उसका, एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करके भी बता दिया है। तो इस तरह आपके पास इसके आंसर निकल आएंगे। यानी कि पहला आंसर आपका 112 आंसर आ जाएगा, 1127 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 119 आ जाएगा, 126, और ऐसे इसके आंसर्स आएंगे। अब एक और अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास वेजेस पेड टू द वर्कर इन अ सर्टेन इंस्टीट्यूशन इन 1980। अगर हमारे पास 1980 के अंदर एक वर्कर है, उसे एक इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, जो हमारे पास वो काम कर रहा है, उसके वेजेस उसे मंथली या जैसे भी वो दे रही है, ठीक है। वो उसे क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस है 19। अब ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 9650। तो ये हमारे पास क्या है, उसके जो यानी कि 1980 के अंदर एक मजदूर को या जो भी आप वेजेस यानी कि वर्कर को इतने पैसे मिलते थे। अब हमारे पास हम कहते हैं एंड अब हमारे पास 1983, अब हमने 3 साल के बाद जो हमारे पास एक ही वर्कर को अब कितने पैसे मिल रहे हैं उसे, अब उसे पैसे मिल रहे हैं 11,580। ठीक है, 11,580 अब हो गए। अब हमें कहता है कि 1980 को बेस लें आप, एज अ बेस ईयर लें, और 1983 एज द गिवन ईयर लें, ठीक है। और वेज इंडेक्स निकालते हैं हमें 1983 के लिए। तो हमने जब वेज इंडेक्स निकालना है 1983 के लिए, तो वो हमने कैसे निकालना था, देखें उसने खुद कह दिया कि बेस क्या रखनी है, आपने 1980 की वैल्यू रखना है। तो हमने वेजेस पेड इन 1980, ये देखें 1980 वाला बटे में रख लिया हमने। तो हमने क्या कहा था कि हमने जो दूसरा जो बेस वाला है वो बटे में होगा, जो हमारे पास गिवन वाला है, जो ऊपर है गिवन वाला है वो हमारे पास नोमिनेटर में होगा, ऊपर वाली वैल्यू में होगा, वो हमने वो लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय जो आंसर आएगा उसे हमने 100 के साथ कर देना, जैसे हमने यहाँ पर किया था। यानी यहाँ पर हमने क्या किया था, 1948 को बेस रखा था, और 19 जो जितनी भी वैल्यूज़ आ रही थी हमारे पास क्या था, इस वाली वैल्यू को फिर हम इस वाली बेस वाली वैल्यू पर डिवाइड करते थे और मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि 6.12 को मैंने डिवाइड करना था किसके ऊपर, 5.25 पर, और मल्टीप्लाई बाय करना था 100। तो इस तरह हमारे पास आंसर्स निकल आने थे। अब हमारे पास जो ये आंसर आता है, फिर आंसर का भी कोई मतलब होना चाहिए ना। अब इस आंसर की इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर तो हमको वेजेस लेवल इन 1980 के अंदर हम डोनेट करवा रहे हो बाय 100, यानी कि हम कहें कि 1980 के अंदर जो वेजेस का लेवल था ना, ठीक है, वो 100 है। 1980 के अंदर
100 है, हम कह रहे हैं 100 है। तो हमारे पास जो 1983 के अंदर आंसर निकल गया वो कितना है, 120। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 20 वेजेस हैव इंक्रीज बाय 20%। तो यहाँ पर ये देखें तो 20% इंक्रीज आया है इसके अंदर बाय फॉर 1983 के लिए 20% इंक्रीज़ आया है बाय कंपैरिजन विद 1980 के कंपैरिजन के लिहाज से। अगर हमने पहले क्या है कि हमारे पास वेजेस का लेवल अगर 100 रखें, इसका हमारे पास आंसर कितना है 20 आया, तो ये हमारे पास क्या है कि हम कह रहे हैं कि इसमें 20% इंक्रीज़ आया 1980 की निस्बत। अगर इन्हीं क्वेश्चन को देख लेते आप, तो हमारे पास यहाँ पर क्या था 1948 है, इसका मैं 100 लेता तो 1949 का मेरे पास आंसर क्या है 112। तो मतलब क्या करता है यहाँ पर 12% इंक्रीज़ आया है यहाँ पर 1948 की निस्बत। इस तरह हमारे पास इसके सारे की इंटरप्रिटेशन हो जानी थी। अब हमारे पास एन इंडेक्स इज कंप्यूटेड फ्रॉम 2 और मोर वेरिएबल इज रेफर एज कंपोजिट इंडेक्स। पहले हमने एक सिंगल वेरिएबल के लिए तो देख लिया, यानी कि हमारे पास अगर वेजेस की प्राइसेस होती, गोल्ड की प्राइसेस होती, राइस की प्राइसेस होती, लेकिन वेरिएबल एक ही होता। टाइम जारी बात है हमारे पास डिफरेंट पीरियड होते, लेकिन हमारे पास अगर क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल क्या हो 2 हो या मोर देन 2 हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी है वीट की, राइस की। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 2 वेरिएबल या मोर देन 2 वेरिएबल की एग्जांपल यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी। तो इसे हम हल नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं कि इस तरह का जो डाटा होता है इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर है, और ये हमारे पास जो सिंगल होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर होते हैं। तो अगर इनके कुछ और एग्जांपल देखनी चाहे तो एग्जांपल ऑफ कंपोजिट इंडेक्सेस आर द होल सेल इंडेक्स नंबर्स, यानी कि हमारे पास जो होल सेल इंडेक्स नंबर होते हैं हमारे पास उसमें एक वेरिएबल तो होगा नहीं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो भी हमारे पास एग्जांपल ऑफ कंपोजिट इंडेक्स नंबर होंगे। यहाँ हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को इतनी अभी आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, एग्जांपल को बस यही समझने का हमारे पास ये देखें हमारे पास जो बकेट ऑफ थिंग्स होती है ना, बकेट ऑफ कम्योडिटीज़ होती हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर एक नॉर्मल बंदा जो है, जो एक एवरेज बंदा है, या आप उसे एक पुअर पर्सन कह लें, वो हमारे पास जो 20,000 25,000 या 30,000 रुपया कमा रहा है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ज़रिए हम ये निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो बकेट के अंदर चीज़ें आ रही हैं जो हमारे पास ज़रूरियात के लिए बिल्कुल उसके लिए ज़रूरी है, जैसे कि अब देखें उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी, खाने पीने की चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद में उसके पास कपड़े होने की चीज़, ये थोड़े बहुत कपड़े जो हमारे पास होल सेल रेट के ऊपर मिल रहे हैं, जो भी हमारे पास ये चीज़ें हैं। और उसके बाद में बच्चों के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, इस तरह की चीज़ें हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इसमें आ रही होंगी। तो वो ये देख रहे होंगे कि हमारे पास वो 20,000 में उसमें ये हमारे पास क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें अफोर्ड कर रहा है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, अगर उसे वो एक रिटेलर के ज़रिए मिले। रिटेलर के ज़रिए मतलब कि हमारे पास जो दुकानदार वगैरह है उनके उनसे जाके वो हमारे पास चीज़ें ले। तो ये होता है हमारे पास कंज्यूमर इंडेक्स नंबर, यानी कि हमारे पास ये नहीं कि इसमें एक वेरिएबल तो होगा नहीं, इसमें हमारे पास चीनी, दालें, गंदम, चावल, ये सारा कुछ होगा ना, तो वो उसकी प्राइस यानी कि निकालते हैं। अब हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर हमारे पास होते हैं। कंपोजिट इंडेक्सेस आर मोर इम्पोर्टेंट एज मैनी ऑफ द इंडेक्सेस इन कॉमन आर यूज एज कंपोजिट इन नेचर। हमारे पास इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे पास जो मैनी ऑफ द इंडेक्स नंबर होते हैं वो हमारे पास कंपोजिट होते हैं इन नेचर, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल को डील नहीं कर रहे होते, ज़्यादातर हमारे पास इकोनॉमिकल वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल नहीं होता। अब हमारे पास जो कंपोजिट इंडेक्स हैं ऐसे हम क्या कर रहे होंगे, फर्दर क्लासिफाइड करते हैं किसके अंदर, हमारे पास अनग्रुप्ड अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। देखें हमने यहाँ पर पहले पर हमारे पास इंडेक्स नंबर, उसे हमने सिंपल इंडेक्स और कंपोजिट इंडेक्स के अंदर क्लासीफाई किया। अब हमारे पास जो कंपोजिट इंडेक्स है इससे फर्दर हम क्या करते हैं, क्लासीफाइड कर रहे हैं इनटू अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। बाय द वे आगे जाके इनकी और क्लासिफिकेशन है, यानी कि हमारे पास अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर की भी हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन हो जाती है। इनके भी आगे यानी कि मज़ीद शाखें हैं इनकी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।